ये जो चैनल है आपका, ये चैनल नियम कायदे कानून वाला है और जंगल में नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हम एक ऐसी जगह बैठे हुए जहाँ पर यानी वन विभाग ये कहता है कि कम से कम 100 बाघ, 100 टाइगर्स, यानी आज की डेट में पन्ना बड़े वयस्क और बच्चों को मिलाए तो लगभग नियर अबाउट 100 टाइगर्स हैं। आप घर को उजाड़ सकते हैं, घर को बसाने के लिए जब तक घर में बसने वाला आदमी उस घर को एक्सेप्ट नहीं करे तब तक वो बस नहीं सकता है। T1 एक ऐसी माँ है जिसने जंगल के अंदर अपने बाघ रूपी बच्चों को छोड़ा है जंगल को बचाने के लिए, और जंगल के बाहर हम जैसे लोगों को छोड़ के रखा है जंगल को बाहर से बचाने के लिए। द फर्स्ट टाइगर आई एवर सॉ इन दिस नेशनल पार्क वाज 151, और वो तब इतनी छोटी सी थी और उसकी जो मदर थी वो, और साथ में उसका एक और कप था, वो रोड क्रॉस करके जा चुके थे। यहाँ की जो जान है वो यहाँ का टाइगर है, और वो इसलिए है क्योंकि उसके पीछे की स्टोरी मैंने आपको बिल्कुल सही बात है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व की, जो टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बात करूं पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर 785 टाइगर्स हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो चलिए, लेट्स सेलिब्रेट दिस दिवाली विद पन्ना एमरल्ड। हैप्पी दिवाली। लॉ सीखिए लिसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जो 2008 से लेकर अभी तक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में लगे हुए हैं। उन्होंने कई सारी इंटरनेशनल और नेशनल डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर पार्ट लिया। वे एक वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ एजुकेटर का भी काम करते हैं। करंटली ग्रीटोज रिसोर्ट के को ओनर अभिनव पांडे जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं शायद ये जो चैनल है आपका, ये चैनल नियम कायदे कानून वाला है और जंगल में नियम कायदे कानून नहीं होते हैं लेकिन सरकार ने बना दिया है। नहीं, वो बना दिया है। यानी जंगल, अगर आप नियम कायदे कानून से लेके चलेंगे ना तो फिर आप जंगल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जी। जंगल बिना नियम, शायद जंगल में कानून ना चले, इसी के लिए इंसानों के लिए कानून बना दिया गया है ताकि जानवर अपने हिसाब से रह सके। हाँ, मगर यानी अगर इसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से देखें ना, एक इन्वॉल्वमेंट के तौर पे, तो वाकई में अगर आपने जंगल को उस तरीके से लेना चालू किया कि नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता, ये हो नहीं सकता मेरे साथ, ये नहीं हो सकता, ये बंदेज है, ये बैरियर है, तो फिर आप शायद जंगल को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जंगल को एंजॉय करने के लिए आपको बनना पड़ता है मस्त मौला, और मस्त मौला आदमी के लिए कानून नहीं होते। मैंने इसीलिए इस चीज को बोला कि ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यानी मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ और हम लोग इस तरीके से मिलेंगे मुझे नहीं पता था दोबारा जी, है ना। और जिस तरीके से आपका जंगल का प्रेम है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है, और शायद ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर हम लोग कुछ एक पन्ना के बारे में हट के बात कर पाएंगे। बिल्कुल। यानी एक मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर आप पन्ना के बारे में बात करेंगे तो कहीं भी देखिए, आप यूट्यूब में देखिए पिछले 10-11 साल 13-14 साल की स्टोरीज आप देखेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप कुछ भी पढ़ेंगे ना तो आपको पन्ना वैसे मिलेगा कि पन्ना ऐसा जंगल हुआ करता था, फिर कुछ कारणों से उसका टाइगर खत्म हो गया, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ, उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस की जिसकी वजह से टाइगर फ्लोरिश हुआ, और आज पन्ना ग्लोबल वर्ल्ड मैप में है टूरिज्म के इसमें। मगर मुझे ऐसा लगता है कि पन्ना के बारे में हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करना चाहिए। कैसे बताइए? आज सबसे पहले तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हम एक ऐसी जगह बैठे हुए जहाँ पर यानी वन विभाग ये कहता है कि कम से कम 100 बाघ, 100 टाइगर्स, यानी आज की डेट में पन्ना बड़े वयस्क और बच्चों को मिलाए तो लगभग नियर अबाउट 100 टाइगर्स हैं। ये इस लैंडस्केप की अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट इसीलिए है, आप घर को उजाड़ सकते हैं, घर को बसाने के लिए जब तक घर में बसने वाला आदमी उस घर को एक्सेप्ट नहीं करे तब तक वो बस नहीं सकता। तो मेहनत तो सबकी बिल्कुल यहाँ पर थी, मगर बस जो बसावट आज जितनी मजबूत है यहाँ पर, उसमें टाइगर्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने इस जंगल को बहुत प्यार किया। जैसा कि इसका नाम ही है पन्ना एमरल्ड, हम इसको एमरल्ड के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो प्राकृतिक छटा है ना हरे रंग की, वो अपने आप में खूबसूरत है। वो तो हमें शुरुआत, मेरे हिसाब से हमारी बात की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए कि पन्ना आज क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले यानी पन्ना को जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो शायद बताना जरूरी है कि ये पार्क कब बना, बिल्कुल, ये किस क्षेत्र क्योंकि में। मेरा ये समझना है कि जैसा मैं एक आम लोगों के बीच में जब देखता हूँ, जो लोग इतने बड़े वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट नहीं है, तो अगर उनसे नेशनल पार्क की बात करो तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है कि भाई कॉर्बेट, है ना। उनको समझाना पड़ता है कि ये यहाँ पर स्थित है, इसकी ये ट्रेड्स है, ये इसकी ब्यूटी है, लैंडस्केप है। तो वहीं से मैं चाहता हूँ कि हम शुरू करें, जो इसकी आज ताकत है, जो इसकी मेन इसका रूह है, सोल है,
वो आप बताइए। आज इसकी ताकत इसका नाम है पन्ना। यानी अब शायद जैसे आपने कॉर्बेट की बात बोली, ऑब्वियसली कॉर्बेट मुझसे आप पूछेंगे तो मेरे भी दिल के बहुत करीब जी। मेरे कुछ उन जंगलों में से जो बहुत खूबसूरत जंगल जो मुझे एक याद में लेके चले जाते हैं। और क्योंकि वो स्टैब्लिश्ड है पार्क, वो पार्क बहुत पुराने टाइम से टूरिज्म के लिए चल रहा है, वहां पर लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि पन्ना ने कुछ उसके समकक्ष अपना नाम बना लिया। ओके। है ना, और नाम बनाने के बहुत सारे कारण रहे। यानी यहाँ पर जो यहाँ का जो लैंडस्केप है, वो लैंडस्केप वाकई में किसी एक आदमी के लिए एक फुल ऑन पैकेज है। आप पहले तो मैं इसको बता दूं कि जैसे हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं इसको विंध्य रीजन बोला जाता है जी, है ना। विंध्य रीजन का ये बुंदेलखंड एरिया है, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ की अपने आप की एक भाषा है और वो भाषा वाकई में बहुत प्यारी है। और ये विंध्य रीजन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये जिस पहाड़ की श्रृंखला में बसा हुआ क्षेत्र है वो विंध्याचल है। तो विंध्याचल में पाया जाने वाला जो जंगल है, ये इसको पन्ना टाइगर रिजर्व हम बोलते हैं। और क्योंकि ये विंध्याचल पहाड़ में एक तरीके से बसा हुआ पार्क है, तो ये उतना ही खूबसूरत भी है। यानी आप कई जगह ऐसे पार्क में घूमेंगे या आसपास के क्षेत्र में जाएंगे जहां पर आपको एलिवेशन दिखाई देंगे। एक जैसे इसके बारे में बता देता हूँ कि पन्ना के जो जंगल है वो शुष्क यानी सूखे हुए जंगल, जिनको हम ड्राई डिसीडियस पार्क बोलते हैं। यहाँ के जितने भी आपके पेड़ हैं वो जनवरी फरवरी के बाद से धीरे धीरे सूखने लगते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं। और मार्च अप्रैल में तो ये जंगल देखने में एकदम भूरे रंग का वीरान सा दिखता है। और उस समय की जो प्रचंड गर्मी वो बताती है कि यार पेड़ों के पत्ते ना हो तो फिर जिंदगी कैसी हो सकती है। सही बात है। तो जब हम ड्राई डिसीडियस पार्क की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि आती है कि यार सूखा जंगल होगा, एकदम ब्राउन ब्राउन कलर का होगा, फ्लैट बैरन लैंड्स होंगी, ये सब होगा। इसके ठीक उल्टा इस क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर आपको देख के कहीं से महसूस ही नहीं होगा कि ड्राई पार्क है। चाहे आप पार्क के अंदर घूमें, चाहे आप पार्क के बाहर चले जाएं, आपको एलिवेशंस दिखाई देंगे। एलिवेशंस आपको हिल स्टेशन में दिखाई देते हैं जहाँ पर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, आपको पन्ना कुछ उसी तरीके से दिखेगा। जंगल बहुत ही खूबसूरत है। अब आते हैं, जंगल ही बस यहाँ पे नहीं, यहाँ का अपने आप में एक बहुत अच्छा कल्चर है। ठीक है ना। बुंदेलखंड का कल्चर आपको अगर देखना तो आप पन्ना शहर जाइए। पन्ना शहर और कल्चर के साथ साथ रिलीजन का जो प्रेम है, आप प्राणनाथ टेम्पल देखिए, आप बलदाऊ टेम्पल देखिए, जुगल किशोर मंदिर देखिए, और इस तरह के बहुत सारे, तो वृंदावन से ही यहाँ लाए गए। हाँ, तो और सिर्फ मंदिर का तो अपना एक अलौकिक छवि है ही है, उसके साथ साथ जो मंदिर का जो प्रांगण, जो आर्किटेक्ट बना हुआ है, यानी आप जुगल किशोर मंदिर देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत सफेद मार्बल और कांच का मिक्सचर का बड़ा खूबसूरत सा है। बलदाऊ टेम्पल देखेंगे तो शायद उस जमाने का रोमन आर्किटेक्ट का कुछ ही उसमें से रहा है। वैसे ही प्राणनाथ टेम्पल में देखता हूँ तो होयसाला आर्ट के ऊपर बना हुआ है, जो कि अपने आप में इतना अद्भुत है, कुछ कहने की हद नहीं। मैं देख के आया था। और वो कल्चर, बुंदेलखंड का कल्चर, तो कल्चरल रिलीजन आपको वहां पर दिखेगा, आपको हेरिटेज मिलेगा। यानी हम एक ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं जहाँ से 20 मिनट की दूरी पे आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलती है, खजुराहो, है ना। वो अपने आप में एक, यानी वो अपने आप में एक पूरा ज्ञान है, पूरे वर्ल्ड में ही वो अपने आप में एक पूरा ज्ञान है। तो आपको हेरिटेज मिल रहा है, आपको कल्चर मिल रहा है, आपको रिलीजन मिल रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व जैसा आपको जंगल मिल रहा है, और साथ साथ में लैंडस्केप मिल रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत जमाने पहले या सदियों पहले वॉल्केनिक इरप्शंस का एक दौर चलता था। बिल्कुल। और उसकी वजह से ये पूरा जो लैंडस्केप है ना, ये लैंडस्केप काफी ज्यादा यानी अप एंड डाउन स्केल में बना है। आप कैन रिवर को देखेंगे तो कैन रिवर भी आपको वैसी दिखेगी। आपको बहुत सारे ऐसे निशान दिखाई देंगे जहां पर आपको लगेगा कि ये वॉल्केनो के जमाने के टाइम के उसी के वो सूखे लावा है जो पत्थरों में तब्दील हो गए। तो लैंडस्केप है। 10 किलोमीटर दूर आप जाइए, आपको खूबसूरत सा कैनियन मिलेगा, रने फॉल। तो जब आपको कल्चर मिल रहा है, जब आपको हेरिटेज मिल रहा है, जब आपको वाइल्ड लाइफ मिल रहा है, जब आपको रिलीजन मिल रहा है, तो इससे अच्छा परफेक्ट प्लेस और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दूसरी चीज, अब अगर मैं आता हूँ वापस पन्ना में कि पन्ना क्या है, तो पन्ना एक ऐसा टाइगर रिजर्व है सर जो जिसने अपनी क्या बोलूं खोई हुई छवि को इतना चमकदार बना दिया है, इतना चकाचौंध बना दिया है कि लोगों की आंखें अब नहीं टिक पाती हैं। यानी ये बहुत अच्छा शब्द होगा, एक ऐसा पार्क जो एक समय में किन्हीं कारणों की वजह से बाघ विहीन हो चुका। यानी आप समझिए कि कितना बड़ा जंगल, और अगर वहां पर टाइगर नहीं है तो देयर आर नंबर ऑफ वेरियस रीजन जिसकी वजह से कुछ ना कुछ, और वो अच्छे कारण नहीं रहे होंगे तभी टाइगर नहीं रहा होगा, है ना। तो इस तरह के कारण जंगल के अंदर होने के बाद अगर वहां पर टाइगर नहीं है, और उसके हम ठीक आज
11 साल के बाद बैठ के बात कर रहे हैं कि हम 100 पहुंच 100 चुके हैं। टाइगर पहुंच गए हैं। तो इसके बीच की जो मेहनत है वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। वो तो वही दास्तान सुनने के लिए आया हूँ मैं। तो ये जगह है, अब वो जगह बन चुकी है जहां पर इसकी पास्ट स्टोरीज तो है मगर इसकी प्रेजेंट स्टोरीज एग्जैक्टली। यानी आप टाइगर की बात करें तो आप बांधवगढ़ जाते हैं, आप कॉर्बेट जाते हैं, आप अगर कान्हा जाते हैं तो कान्हा में एक बड़ा फेमस टाइगर हुआ करता था मुन्ना। बांधवगढ़ में बड़ा फेमस टाइगर हुआ करता था चार्जर, सीता, ठीक है ना। उसके बाद बमहेरा आया, ऐसे आए। फिर आप कॉर्बेट चले जाइए तो पारवाली, शर्मीली, है ना। ये अपने, आप पेंच चले जाइए तो कॉलर वाली। ये अपने नाम की लेगेसी, इनके नाम की वजह से ये पार्क वापस बन गए, ये पार्क फेमस हो गए। अब शायद हम ये कह सकते हैं कि हमारे पन्ना में भी कुछ ऐसे टाइगर्स हैं जो अपने नाम और अपने एक स्पेशल कोड की वजह से फेमस है। जैसे हमारे यहाँ पर एक टाइगर है 151, वो उसको लोग प्यार से मंचली बोलते हैं, है ना। आज मैं भी बैठ के बस पढ़ ही रहा था, शाम को जो सफारी गई है वो दिखे, वो टाइगर्स 151 आज दिख गई। 151 दिखी है। आपको शायद पता नहीं है, जब मैं पहली बार पन्ना आया था 2017 में, तब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पर। द फर्स्ट टाइगर आई एवर सॉ इन दिस नेशनल पार्क वाज 151, और वो तब इतनी छोटी सी थी, और उसकी जो मदर थी वो, और साथ में उसका एक और कप था, वो रोड क्रॉस करके जा चुके थे। शी वाज ओनली लेफ्ट बिहाइंड, और उसने मेरी जिप्सी क्रॉस की, और आज वो इतनी बड़ी हो चुकी है, कितने लिटर्स दे दिए अपने लिटर्स देने चालू कर दिए। मैं तो बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूं। तो ये हो गई 141 हो गई, इन्होंने अपना खुद का एक नाम बना लिया, और इनके नाम की वजह से ये पार्क जानने, लोग इस पार्क को जानने लगे, इस नेशनल पार्क को जानने लगे। तो ये लेगेसी लेके पन्ना चल रहा है, और वाकई में इस तरह की लेगेसी किसी एक जगह के लिए होना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आज की डेट में हमें पन्ना के वर्तमान के बारे में बात करना चाहिए। बिल्कुल। और वर्तमान पन्ना का मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी जगह है जो आपकी हर तरीके की इच्छाओं को और आकांक्षाओं को फुलफिल करता है। तो अभिनव जी, मुझे ये बताइए कि पन्ना आपके लिए क्या है? मेरे लिए पन्ना क्या बोलूं, मेरे लिए पन्ना एक ऐसी जगह है जहां पर मैंने ये सीखा कि लोगों से मिलते कैसे, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे लिए पन्ना ये एक ऐसी जगह है जहां पर मैंने ये सीखा कि किसी भी चीज के लिए अगर आपने मेहनत करने के बारे में सोची, तो चाहे वो आपकी कितनी भी कमजोर कड़ी होगी, अगर आपने बड़ी शिद्दत से काम किया है तो वो एक ना एक दिन आपको उस मुकाम में लेके पहुंच जाएगी। और मेरे लिए पन्ना एक ऐसी चीज है जहां से मैंने शायद बोलना सीखा है। यानी ये जगह मेरे लिए ऐसा है कि अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बड़े बड़े चाव से बात कर रहा हूँ कि यार मैं 11 साल हो गए मुझे, ये हो गए, तो 11 साल का पन्ना का जो निचोड़ है अब मेरे से निकलने लगा, और ये पन्ना ने मुझे दिया। तो मेरे लिए पन्ना मेरी किताब, मेरा गुरु, मेरा घर, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ में शायद मुझे एक अच्छा मौका मिला कि एक ऐसे टाइम पे मैं पन्ना आया जहां पर मुझे ऐसा लगा कि पन्ना और मुझे एक दूसरे को एक ऐसी चीज की जरूरत थी जहां पर एक दूसरे का। यही मैं पूछने वाला था आपसे कि जब आप बता रहे हैं कि आपने अपनी जर्नी यहीं से एक तरह से स्टार्ट कर, पन्ना और आप साथ में ग्रो हुए, तो कैसा रहा आपका सफर अभी तक? सर बहुत सारी यादें हैं, मुझे सब बताइए। 2014 में मैं यहाँ आया था, उसके पहले भी आया था, 1-2 प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आया था। तब आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी यहाँ? तब मेरी ये प्रॉपर्टी नहीं थी। ओके। ये प्रॉपर्टी तो 2014 में पनपी, और ये पनपी इसीलिए है कि मैं पन्ना आना चाहता था। ओके। और मैंने ये जगह, यानी हम एक छोटी सी जगह है, ये जगह इसीलिए बनाई थी कि जिस टाइम पे मैं यहाँ आया था और मुझे लगता था कि नहीं, जिस तरीके के लोगों को जंगल मुझे अपने स्टाइल से दिखाना है, जंगल देखना भी अपने आप में कला है। आज की डेट में इंसान बड़ा भौतिकवादी हो चुका है, वो इतना ज्यादा फैंसी हो गया है कि उसको चीजों को देखने का मजा नहीं आता। तो जंगल देखना अपने आप में एक पीसफुल एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज आपको सीखनी पड़ती। तो उस तरह के गेस्टों को या फिर उस तरह के लोगों को बुलाने के लिए एक छोटा सा ठिकाना बनाना पड़ा मुझे, जहां पर हम बैठे हुए। तो ये ग्रो हुआ है सर, यानी कुछ ऐसा ग्रो हुआ है कि इसने अपना बचपना देखा और मैंने अपना बचपना देखा, हम साथ में बढ़ रहे हैं। मैं कुछ साल पहले ही मैं ऐसे गेट पे था, बड़ी दुखद घटना सुनी थी कि T1 खत्म हो गई, और T1 से मेरा अटैचमेंट था। मैंने पहला टाइगर यहाँ का T4 देखा, और उसके बाद T1 के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक टाइम रहा। तो ऐसे जाते जाते एक वो उनकी शोक सभा चल रही थी, तो किसी ने मुझसे बोला कि आप भी कुछ बोल दो। तो मैंने बोला कि ये जो T1 टाइग्रेस है, इसने
ये पहली टाइगर्स है 2009 में जब री इंट्रोडक्शन हुआ हाँ, तो ये फर्स्ट पन्ना का पहला बाघ टाइगर इंट्रोडक्शन का ये पहला टाइगर था। यस, जो 2009 में बांधवगढ़ से लाया गया था और ये एक जबरदस्त लेगेसी लेके आ रहा था। यानी बांधवगढ़ का बहुत फेमस टाइगर है बमेरा, ये उसकी बहन थी। ओके, तो एक अच्छी लेगेसी लेके आ रही थी ये तो। और इसका शुरुआती दौर बड़ा कठिन रहा। इसने शुरू में सिर्फ मेल बच्चों को पैदा किया और किसी भी पार्क को पनपने के लिए फीमेल्स की तादाद की जरूरत होती है। अंततः इसने जाते जाते कुछ ऐसा जादू किया कि 4th लीटर और 5th लीटर में चार बच्चे दिए टोटल और चारों फीमेल निकले। और हम टूरिज्म एरिया में जो भी टाइगर देख रहे हैं ये सब उसी की जनरेशन है, प्रोजनी है जो चली आ रही। तो मुझे किसी ने बोला और मैंने बोला कि T1 एक ऐसी माँ है जिसने जंगल के अंदर अपने बाघ रूपी बच्चों को छोड़ा है जंगल को बचाने के लिए, और जंगल के बाहर हम जैसे लोगों को छोड़ के रखा है जंगल को बाहर से बचाने के लिए। तो मैं तो उसे एक माँ के रूप में मानता हूँ। और मेरे लिए पन्ना शायद वही है जहां पर आज भी मैं आके ये नहीं सोचता हूँ कि मैं कुछ हूँ। आज भी मुझे लगता है कि यार ये मेरा वो, जैसे आप कैसे बोलो, जैसे आप बचपन में ननिहाल चले जाते ना तो आप जब पेड़ के पास जाते तो आपका बचपन याद आ जाता है। अरे यार हाँ मैंने आज झूला झूला था। मेरा आज भी एटीट्यूड यहाँ पर वही है। मैं आज भी 11 साल में यानी लोगों की दया से कृपा से कुछ भी हूँ, मगर मैं आज भी किसी एक छोटे ड्राइवर, छोटा तो नहीं बोलूंगा, किसी भी ड्राइवर या किसी भी गाइड या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिनसे मैं 11 साल से मिल रहा हूँ उनके साथ आज भी कंधे में हाथ डाल के मैं घूमता हूँ यहाँ पर। तो मेरे लिए इट इज माई प्ले ग्राउंड, जहाँ पर हम सब टीममेट हैं और बढ़िया घूम रहे हैं। और सर इतना अच्छा मौका दिया कि मुझे स्पीकर बना दिया पन्ना का लोगों ने। तो ये भी एक मेरे लिए सौभाग्य था कि कम से कम इसकी वजह से अगर टूरिज्म इंडस्ट्री में मुझे जाना जाता है, थोड़ा बहुत भी मेरा 0.1% भी अगर नाम है तो वो सिर्फ इसी की देन है, पन्ना की देन है। तो सर पन्ना मेरे लिए वो दिल का एक टुकड़ा है जो शायद हमेशा धड़कता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आपने अपने टूरिज्म की बात करी तो मुझे थोड़ा सा टूरिज्म के बारे में बताइए, क्योंकि जब मैं टूरिज्म को देखता हूँ, बीट एनी टूरिज्म, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ पे स्टिक करेंगे जी। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करता हूँ तो इसके इम्पैक्ट्स के बारे में मुझे बताइए कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। देखिए सर, टूरिज्म सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। यानी अगर किसी भी ऐसी जगह, जैसे आप अगर मैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करूँ तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सर ऐसी जगहों पे पनपता है जो बहुत ही आइसोलेट है। स्पेशली आप जंगल, आपको गांव में यानी जंगल मिलेंगे तो वहां पे गांव ही मिलेंगे। बिल्कुल, जंगलों के पास में शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो शहर जो पनपा हुआ एक जगह है वो आपको जंगल से दूर मिलेगा, और जंगल के पास में जो आबादी है वो गाँव है। ठीक है ना। अब गाँव वालों की आजीविका सर 3 ही 4 चीजों में सीमित है। वो खेती कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इसमें क्या करता है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इसमें ये करता है कि जब आप किसी जगह को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं, जहां पर आप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, आप जंगल सफारी वगैरह कराते हैं, तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ में चलाने वाले लोकल स्टेक होल्डर्स की जरूरत होती है, जो ये गांव वाले बनते हैं। कोई गाइड बनता है, कोई ड्राइवर बनता है, कोई जिप्सी खरीदता है, कोई छोटा होम स्टे बनाता है, कोई होटल बनाता है। मैं बोलता हूँ ये तो डायरेक्ट जुड़ने वाले लोग हैं। इनसे इनडायरेक्टली जुड़ने वाला कोई राशन वाला है, बिल्कुल, कोई स्वीपर है, कोई गैस भरने वाला है, भाई आपके रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ पर और रिजॉर्ट्स हैं तो कुछ सामान लाना होता होगा, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट है। और मुझे 11 साल में बहुत अंतर दिखे। यहाँ पर मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो 11 साल पहले मुझे मिला था, तो हम दोनों रोड के कोने में बैठ के गप्पे मारा करते थे। और वो व्यक्ति 11 साल में आज की डेट में होम स्टे बना के बैठा हुआ, उसके पास 3 गाड़ी है। ये डेवलपमेंट है। यस। यही टूरिज्म का डेवलपमेंट है। और शायद इन गांव वालों को इस जगह को ना छोड़ने का एक बहाना मिल गया। अदरवाइज जहां पर टाइगर रिजर्व जैसी जगह है या जहां पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर वाकई में नियम कायदे कानून बहुत स्ट्रांग रहते हैं। आप बहुत सारी चीजें खुल के नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो डेकोरम मेंटेन कर, रिजर्व फॉरेस्ट है। उस रिजर्व फॉरेस्ट की कॉम्प्लिकेशन के आसपास रहने के बाद भी अगर ये फ्लोरिश कर रहे हैं, यही टूरिज्म का एडवांटेज। और जो विलेजर्स जैसे अंदर की तरफ रहते हैं, जैसे हिनौता है पन्ना के अंदर के एरिया, उसके आसपास भी मैंने देखा कुछ गांव थे जो कि अब विस्थापित हो गए। हाँ। तो उनका कैसे क्या? डिपार्टमेंट का सर एक ये प्रैक्टिस होती है, इसको विलेज रिलोकेशंस बोलते हैं। तो बेसिकली जो भी ऐसे गांव है जंगल के अंदर, जो जंगल के अंदर के जानवरों को
बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं, यानी विस्तार होने में, आपके जंगल के जीवों को विस्तार होने में अगर वो रोड़ा अपना रहे हैं, वो वहां पर अगर डिपार्टमेंट उनको हटा देगी तो वहां पर वाइल्ड लाइफ फ्लोरिश हो सकती है। तो डिपार्टमेंट प्लान करता है वाइल्ड लाइफ विलेज इंट्रोडक्शन के नाम पर वहां पर आप वो डिपार्टमेंट वाले गांव वालों को ऑफर देते हैं कि भाई हमारी इस तरह की ऐसे स्कीम है, और हम एक घर में प्रति व्यक्ति वो कुछ प्रति अडल्ट वयस्क वो कुछ कंपनसेट करते हैं, और कंपनसेशन लेके वो गांव वाले वन क्षेत्र के बाहर जाके बस जाते हैं। और डिपार्टमेंट उसमें भी उनकी सहयोग करता है, उनको जगह बताने के लिए कि आप यहाँ पर बस सकते हैं, ऐसा बस सकते हैं। कई जगह तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रॉपर कॉलोनीज बनवाई, है ना। कई जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कॉलोनी के साथ रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि पूरे गांव वाले शिफ्ट हो सके। हमारे मडला का एक हिस्सा है, हम ये जो मडला गेट है उसके पास में जो मडला गांव है, उस मडला गांव का एक हिस्सा है, उसको तलैयापुरवा बोलते हैं। वहां पर बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो एक जमाने में जंगल के अंदर एक हमारा बहुत फेमस ग्रासलैंड है बुधरौड़, वहां रहा करते थे। बुधरौड़ ग्रासलैंड 2008 में विस्थापित हुआ था। बुधरौन ग्रासलैंड में जो वो थे वहां के रहने वाले लोग, तो वहां के रहने वाले बहुत सारे लोग मडला में आके रह रहे हैं। तो ये विस्थापन होने की वजह से उनको भी एक ऐसा मुश्त पैसा मिल जाता है जिससे वो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं, और साथ ही साथ में वन जीव संरक्षण में यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ फ्लोरिश हो जाता है। अब बुधरौन से अगर जंगल हटा और आज की डेट में वहां पर आप जाइए तो आपको कितना खूबसूरत मिलेगा, आपको ग्रासलैंड मिलेंगे, वहां पर आपको प्रे बेस बहुत अच्छा मिलेगा, तो वाइल्ड लाइफ भी फ्लोरिश हो पाती है। तो रिइंट्रोडक्शन का ये एक वो रहता है। अब सर इसमें जब हम गुड इम्पैक्ट की बात कर रहे थे तो गुड इम्पैक्ट में सबसे बड़ी चीज ये, और सबसे उसका दूसरा इम्पैक्ट मैं आपको अच्छा बताऊं, ये वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस। हमारे देश का एक, इसे मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, ये शायद अब कल्चर हो चुका है, हम चीजों को बहुत शॉर्टकट में देखना पसंद करने लगे। तो विडंबना हो गई है ना, हमने चीजों को बहुत छोटी सी बहुत शॉर्टकट में देखना चालू कर दिया। मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं किताब नहीं उठाऊंगा, मैं उसका डिजिटल फॉर्म में उसकी समरी उठाऊंगा और वो पढ़ लूंगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप आती है नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट के बारे में जानने की, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत छोटे से विधा में बिजी हो जाते हैं। जू घूम के चले गए, है ना, कोई गया तो अपनी क्लासरूम में आया तो कोई टीचर आके पढ़ा के चला गया, ये है। उसको फील करने के लिए इस तरह के जंगल बने हुए हैं जहां पर हम बैठे हुए हैं। तो शायद मैं इसे एक गुड एटमॉस्फेयर बोलूंगा या गुड इम्पैक्ट बोलूंगा। इस तरह के जंगल की वजह से हमें ये महसूस करने को मिलता है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ की हवा और नेचुरल जगह की हवा में कितना अंतर है। हमें ये समझ में आता है कि यार यहाँ पर तो चिड़ियों की और पानी की भी आवाज सुनाई देती है, वहां तो ची ची पो पो और कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है, कोई बगल का पड़ोसी चिल्ला रहा है, कहीं बच्चा खेल रहा है, यही सुनाई देता है। तो साउंड वेरिएशंस आपको समझ में आते हैं, आपको क्लियरिटी समझ में आती है कि यार कितना क्लियर है लाइफ हमारा यहाँ का और हमारा लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो कंपैरिजंस देता है आपको अच्छा होने के लिए, है ना। ये भी मैं शायद एक गुड इम्पैक्ट के तौर पे बताऊं जो आपको एक जगह सोचने में मजबूर कर दे कि नहीं यार हमारे पास क्या है और हम अभी कहाँ हैं। इससे मेरे को एक वाकया आता है, मेरे कई सारे दोस्त हैं, मैं लेके भी आया हूँ यहाँ पर उनको। अब क्या होता है कि गए देखने के लिए नेशनल पार्क में सफारी करने, टाइगर नहीं दिखा, मतलब यार मजा नहीं आया यार घूम के, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं यार, टाइगर देखने छोड़ यार, जंगल एंजॉय करने आया। तो बोले तू क्यों आता है? मैं उनसे एक बार बोलता हूँ आई कम हियर टू ब्रीथ, क्योंकि जब आप उस जंगल के अंदर सांस लेते हो ना, वो एक अलग खुशबू है, वो एक अलग खुशबू है। तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई सिर्फ टाइगर देखना ही जंगल सर नेचर की ताकत मैं आपको बताता हूँ। कोविड के टाइम पे मैंने तो आर्टिकल पढ़ा था, आई माइट बी रॉन्ग, बट एक आर्टिकल पढ़ा था कि अमृतसर से हिमालय दिखता है। एक आर्टिकल आया था, बड़ा क्लियर विजिबल फोटो आया था उसमें। कोविड के समय की बात है, कोविड के टाइम बिल्कुल आया था ना, आया था अमृतसर से हिमालय, एग्जैक्टली, जो किसी ने देखा ही नहीं, सोचा भी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो सर शुद्ध हवा का ये इम्पैक्ट है कि जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से बैठकर हम हिमालय देख सकते हैं, उसने एक साल के इस महामारी के दौर पे देश समझ गया कि हवा इतनी प्योर है कि हम यहाँ से भी बैठ के हिमालय देख सकते हैं। और शायद मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब घटना सर, ये जो कोविड आया ना, इस कोविड ने सर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बहुत फ्लोरिश किया। उसके बाद फिर लोगों का नेचर
और उसके प्रति लगाव बहुत आ गया। यानी उनको ये समझ में आ गया कि नहीं यार, हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं, हमने अपनी आंख के सामने पट्टी लगा ली और दौड़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो जीवन में सुकून का पल है ही नहीं। और शायद मेरे हिसाब से मैं पिछले, अब तो कोविड के बाद 3-4 साल हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो सिर्फ यहाँ पर वही, जैसे आपने बोला ना, आप यहाँ पर आते हो एक शुद्ध हवा, एक सांस लेने के लिए, अब बहुत सारे लोग आने लगे, पीसफुल, साइलेंस, अच्छी हवा। ये शायद कोविड के बाद का इम्पैक्ट है, मगर यहीं पे आता है बैड इम्पैक्ट। अच्छा, अब सर, जिस व्यक्ति ने एक ऐसे माहौल में रहना, यानी हो सकता है, इसके लिए मैं जरूर माफी मांगूंगा, बट जिस व्यक्ति ने ऐसे माहौल में रहना सीखा ही नहीं जहां पर सुकून और शांति हो। भाई, मैं पैदा हुआ शहर में और मेरी जिंदगी पूरी शहर में चल रही, वहाँ सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक टिक 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 चीजें चल रही हैं। फिर मैं और बड़ा हुआ तो मैं पढ़ाई में बिजी हो गया, और बड़ा हुआ तो मैं नौकरी में बिजी हो गया, और बड़ा हुआ तो मैं फैमिली में बिजी हो गया, और बड़ा हुआ तो मैं बुढ़ा हो गया। आप तब भी आपका एटमॉस्फेयर वही है ना, आपके चारों तरफ वही है, बस आप बिल्डिंग बढ़ते हुए देख रहे हो, गाड़ी बढ़ते हुए देख रहे हो, लाइट बढ़ते हुए देख रहे हो, नॉइज बढ़ते हुए देख रहे हो, आप डेवलपमेंट ये देख रहे हो। तो ये जो एक, इसको ग्रुप बोलूंगा, ये जो एक ग्रुप है ना सर, ये जब यहाँ आता है ना, तो ये वो लेके आता है सर। अब सर, मुझे अगर क्या बोलूं मैं, अगर मुझे किसी चीज की आदत है, मुझे मान के चलिए कि मुझे अच्छा ठंडा पानी पीने की आदत है, तो आप मुझे गर्म पानी दोगे तो शायद मैं एक बार पी लूंगा, दोबारा नहीं पी पाऊंगा ना। आदत तो मुझे ठंडे की है। ये वो जो ग्रुप है ना सर, वो अपनी आदत को एक बार जरूर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता कि नहीं यार, जंगल में आए हैं यार, थोड़ा सा सुकून से रहेंगे, करेंगे, मगर उसके बाद फिर चालू होती पार्टियां। यस। और जहां पर हम क्लियरिटी की बात करते हैं कि चीजों को हम क्लियर देखने आए, वहां पर क्लियर के साथ फिर नॉइज पोल्यूशन बनता है, फिर लाइट पोल्यूशन बनता है, और उनको मजा आता है, ऐसा नहीं है, मगर उनका मजा करने का तरीका अलग है, जो कि शायद मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है, मगर उन्हें ये, हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि एक जगह की डिमांड क्या है। एग्जैक्टली, व्हेन इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स, एज दे से, तो उस जगह की डिमांड क्या है, इस डिमांड, यहाँ पे बैठ के हम शोर कर सकते हैं, मगर सिर्फ शोर करें वो गलत है। बिल्कुल। तो सर, वो टूरिज्म का बैड फैक्टर यहाँ चालू होता है। मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, उससे कई लोगों का रोजी रोटी, पेशा और ये सब चलता है। ठीक है, मुझे क्राउड आता है, याद आता है 2017 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद है, मुझे याद है, मैं यहीं आया था इस रिसोर्ट के अंदर, और वहां पर बैठकर मैं अपना म्यूजिक सिस्टम चला रहा था गार्डन में बैठकर, तुरंत आपका कोई स्टाफ मेंबर आया कि सर वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर लीजिए। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी बाहर म्यूजिक प्ले ही नहीं किया। तो इसका मतलब कि सच में आप ये जो कह रहे हैं नहीं, शायद ये मोमेंट बैठे बैठे आपको यहाँ का जो एम्बियंस साउंड है वो इतना पसंद आ जाए, आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया ना। मैं अभी बैठा हूँ, आप बैठे हैं, हमारे पीछे झींगुर बोल रहे हैं, आसपास है ना, एक बहुत पीसफुल माहौल है। आप घर में बैठ के बता दीजिए ऐसा। सही बात है। तो सर, हम किसी भी जगह क्यों जाते हैं? तो हम शॉप क्यों जाते हैं? हम ग्रोसरी शॉप क्यों जाते हैं? किराना खरीदने। वहां पर हम स्विमिंग करने तो नहीं जा सकते ना। या फिर हम कपड़े की दुकान क्यों जाते हैं? कपड़े खरीदने। जरूरत है। तो अगर आप जंगल आ रहे हैं तो जंगल जो दे रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। वेरी वेल सेड। यानी आप इस दुकान में तो आ रहे हो, मगर आप इस दुकान की हैसियत वाला काम ही नहीं कर रहे, है ना। यहाँ पर आपको मिल रही है बढ़िया अच्छा चावल और आप बिरयानी ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर एक बैड फैक्टर आता है, मगर उसमें कहीं ना कहीं सर एक चीज ये भी मैं मान सकता हूँ कि शायद ये एक अच्छा मूव है। ये जो क्राउड पूरा शिफ्ट हुआ, इसको मैं एक अच्छे एंगल से भी लेना चाहूंगा कि शायद ये वो लोग हैं जो पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हम जंगल घूमने आएंगे, और जंगल घूमने की वजह से एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जंगल को समझने लगे वो लोग। और हमारे लिए आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इस चीज की बहुत जरूरत है, जहां पर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को समझना हमारी बुक्स से ये गायब हो चुका है। मैं बचपन में ABCD पढ़ा, मुझे आज तक याद है। मैं बचपन में नेचर पढ़ूंगा, मुझे आज तक याद रहेगी। यहाँ से मैं जाऊंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि यूथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्लोज लिंक है। ठीक है, कैसे वो लोग एनवायरनमेंट को आगे लेके चलते हैं, प्रिजर्वेशन को आगे लेके चलते हैं। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए, जैसे केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। दूसरा, मुझे जैसे कि जिप्सीज जाती हैं पार्क्स के अंदर, तो क्या हम EV की तरफ बढ़ सकते हैं? आजकल गडकरी जी बड़ा प्रमोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, तो इस संबंध में मुझे थोड़ा बताइए। ये सर
इसमें ना आपने मुझसे 3 सवाल पूछ लिए, एक एक करके मैं इसका आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि सस्टेनेबल टूरिज्म या सस्टेनेबल कंजर्वेशन में आज की डेट में यूथ का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितना पॉजिटिव वे पे लेना चाहिए हमें, वो हमें इस चीज़ के बारे में जान के लगेगा कि आज से मेरे हिसाब से 15-20 साल पहले की बात मैं अगर करूं तो कंजर्वेशन तो तब भी होते थे जंगलों के। जंगल के जब कंजर्वेशन होते थे तो उस टाइम पे भी बहुत सारे रिसर्च हुआ करते थे, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टेरेन्स की, अलग अलग एटमॉस्फेयर्स की रिसर्च तो होती थी। उस टाइम पे आप अगर थोड़ा सा किसी से पूछेंगे या समझने की कोशिश करेंगे ना, तो उस टाइम पे रिसर्च में इन्वॉल्व होने वाले जो लोग थे वो अगेन वो मिड एज के लोग हुआ करते थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। आप किसी भी काम को शायद तभी कर पाओगे अच्छा, स्पेशली रिसर्च जैसे काम को, जब तक आपको उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मगर पिछले 15-20 सालों में डायनेमिक्स चेंज हो गया, और ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, तो अगर जैसे WII के रिसर्च होते हैं या फिर बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिसर्च होते हैं, इन रिसर्च के पार्टिसिपेशन में आपको 90% यूथ मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज है ये हम मान सकते नहीं, ये हमें मानना पड़ेगा कि अब यूथ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ के टुवर्ड्स अपने आप को एक अभिन्न हिस्सा देखता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज है, और यही एक सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल या सस्टेनेबल कंजर्वेशन मॉडल या फिर फॉरेस्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी चीज है कि हम जैसे एज या हमसे कम एज वाले लोग एक ऐसी फील्ड में घुस रहे हैं जो अपने आप में नहीं, जंगल में काम करना मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वैसा काम है जो काम नहीं है, ये शौक है आपका। और आप यहाँ पर काम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप अपना शौक नहीं पैदा कर, पैशन होना चाहिए उसके लिए। और अगर आपने शौक पैदा नहीं किया तो आप काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको हर मूवमेंट में एक नया चैलेंज मिलता है। कभी आपको धूप मिल रही है, कभी आपको बारिश मिल रही है, कभी आपको ठंड मिल रही है, कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिल रहा है ना। इतना डायनेमिक चेंज होते हैं अचानक से ऑल ऑफ अ सडन, और इसको इन सब चीजों को झेलने के लिए ना आपको एक कामनेस चाहिए, और वो कामनेस तभी आएगी जब आप जंगल को वो कर पाओगे। तो यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट आया है विद दिस वे रिसर्च में, देखिए आप देखिए फिल्म मेकिंग्स में बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज बनती है उसमें बहुत सारे यूथ इन्वॉल्व होते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा सा वीडियो कंटेंट का एक चलन आ गया हमारे देश में, उस वीडियो कंटेंट के चलन की वजह से आप देखिए कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पहले सोचते भी नहीं थे कि यार मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा, वो डिफरेंट स्ट्रीम में घुसने लगे। बहुत सारे आपको मिलेंगे, मैं कई जगह देखता हूँ 25-25, 30-30 साल के जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो जंगल में कैमरा लिए अपना लगे हुए हैं। उसके पास भले छोटा सा लेंस हो या छोटा सा कैमरा हो या फिर बड़ा सा लेंस हो या बड़ा सा कैमरा, तो वो कुछ ना कुछ आउटपुट निकालने में लगे। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। यस, इट इज। जहां पर शायद आने वाले अगले 30 सालों में, 40 सालों में ये वो लोग हैं जो उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां पर अगेन नॉलेज स्प्रेड करने वाला टाइम आ जाएगा। तो इस तरह के समझे लोग अगर उस टाइम पे नॉलेज स्प्रेड करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि नेचर एक अच्छे हाथ में। तो बहुत जरूरी है यूथ का सस्टेनेबल कंजर्वेशन मॉडल पे इन्वॉल्व होना, ये बहुत जरूरी है। और ये वाकई में बहुत पॉजिटिव साइन है हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ और नेचर के लिए कि हमारा यूथ एटलीस्ट इसको पार्ट ऑफ अ लाइफ देखता है। ठीक, अब बात आती है सर दूसरे टॉपिक की, जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपको पता ही है, यानी हमारे PM महोदय ने इसको बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक बताया है। ये प्रोजेक्ट शुरू होने के काफी साल पहले से पॉपुलर है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है बनना, ही उसके पहले से पॉपुलर है। और ये शायद अपने आप में एक बड़ी अनोखी पहल भी होगी हमारे भारत देश के लिए कि एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा जाएगा। इसके बहुत सारे ऐसे उन्होंने पैरामीटर्स बताए कि बाढ़ नहीं आएगी, जो सब्सिडरी वाटर है वो दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाएगा तो हमारे पास वाटर स्कैर्सिटी नहीं होगी। जब एक रिवर को दूसरी रिवर से जोड़ा जाएगा तो उसके पास के क्षेत्र जितने क्षेत्र रहेंगे वो इरिगेशन का एक हेल्दी वे वहां पर डेवलप होगा। दिस इज वेरी गुड थिंग। बात आती है सर मैं क्या सोचता हूँ, यानी मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके सामने मैं बैठा हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या सोचता हूं। मैं शायद इसको अच्छा नहीं
मानूंगा। इसलिए नहीं कि मैं इस जंगल से जुड़ा हुआ हूँ या हम जहाँ पर बैठे हैं उसके बगल में एक नदी है, मैं इसको 10-11 साल से देख रहा हूँ, इसलिए कि मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। और किसी भी चीज की अवेयरनेस जब तक आपको नहीं होगी, आप जब तक उसके बारे में नहीं समझोगे, तब तक आप उसके अच्छे या बुरे के बारे में नहीं समझोगे। तो जब मैं अच्छे के बारे में सुनूंगा नहीं तो मेरा दिमाग तो शैतान है। बेसिकली इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना बहुत जरूरी। और एटलीस्ट वहां के लोगों को तो पता होना चाहिए ना जहाँ की वो नदी है। यस। या फिर जहाँ का वो जंगल है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग भी अवेयरनेस है। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम, गांव-गांव में जाके नुक्कड़ नाटक, विजुअल्स, इस तरह की चीजें शायद गवर्नमेंट को करना चाहिए था इस जगह पे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हुआ है। मैंने तो नहीं देखा। तो सर मैं तो देखिए मैं इसको बहुत इमोशनल वे से सोचूंगा, और मेरा इमोशन अगर आएगा तो वो इसको गलत एंगल पे ही हमेशा लेके जाएगा, क्योंकि मैं इस जंगल से जुड़ा हूँ। इस जंगल का वो क्षेत्र देखा है जो क्षेत्र डूबने वाला है, और वो शायद वो जगह आप देखेंगे तो इट्स लुक लाइक हेवन। यस। वो हेवन एक ऐसे इन्वेडर स्पीशीज की है, एक ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज की है जिसको हम वल्चर्स के नाम पे जानते हैं। जब वो पानी भर जाएगा तो वहां पर जो शायद कुछ सैकड़ों की तादाद में नेस्ट है वो खत्म हो जाएंगे। तो सर ठीक है, मेरा घर हो सकता है 2 BHK का होगा, एक चिड़िया का घोंसला भी उसके लिए 2 BHK 3 BHK ही है। तो सर हम कितने सारे आशियाने जो है उजाड़ देंगे। उजाड़ देना गलत शब्द है, मगर उजड़ जाएंगे। तो मैं उसे सर अगर मैं इस तरह के इमोशन से, मेरा ये इमोशन हाई होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे लिए प्रोजेक्ट अच्छा होगा। दूसरी चीज, मैं अगर इस नदी के बारे में बात करूं तो ये नदी मुझे कभी ऐसी दिखी नहीं कि मुझे लगा हो कि नहीं यार इसका पानी कहीं भेजना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है कि इसके पानी, ये 2 नदी के पानी से अगर इरिगेशन हेल्प हो रही है, और बुंदेलखंड जैसे एक सूखा ग्रसित इलाका बोला जाता है, ड्रॉट से हमेशा पीड़ित रहा है, वहां पर अगर फसल लहलहाएगी, अच्छी खेती होगी, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। मगर शायद इसके दूसरे तरीके भी हो सकते थे। इतना बड़ा स्टेप बनाना कि इतना बड़ा डैम बना देना, उसकी वजह से एक जंगल का कुछ हिस्सा डूब जाना, और ये वही जंगल है जो कुछ साल पहले खत्म हो चुका था और जिसको 11 साल में 12 साल में 15 सालों में रिवाइव किया। सरकार ने किया है। सरकार ने अपनी पूरी फोर्स लगाई, सरकार ने अपना पैसा लगाया, सरकार ने अपना समय लगाया, और वो फोर्स, वो समय और वो पैसे की मेहनत से आज पन्ना में हम आप बैठ के बात कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप, अगर यही समय पन्ना का 2005 जैसा समय अभी होता, तो ना आप यहाँ पे बैठे होते ना मैं यहाँ पर बैठा होता, क्योंकि हमारे पास इस जगह के लिए बात करने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो कहने का यह मतलब है सर कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक और सरकारी प्रोजेक्ट की मेहनत से एक पुराने सरकारी प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा डूब जाएगा, तो सिर्फ बात तो ऐसी हो गया कि यार मैंने घर बनाया और मैंने एक कमरा बनाया बेसमेंट में, जो हर साल बारिश में डूब जाता है, तो बेसमेंट मेरे किसी काम का नहीं, पैसा तो लग गया। तो ये तो वही है। तो इसको मैं कैसे सही मानूंगा? हो सकता है ये बिल्कुल सही होगा, मगर मेरे लिए सर मैं ये मान के चलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझ जैसे व्यक्ति को आश्वस्त करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, जहां पर मैं इस चीज को समझ सकूं कि नहीं ये पब्लिक डोमेन के लिए कितना अच्छा है। सही बात। आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ा कि नहीं यार किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है, और किसान वाकई में हमारे देश की जान है, उनके लिए मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा, मगर वो फैक्टर एक है, मेरे गलत समझने वाले फैक्टर 3 है, तो कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरी चीज, क्लीन एनर्जी की बात करें, जो आप ईवीज की बात कर रहे हैं, यानी मुझे ऐसा लगता है कि सर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो उनका सोल ही सस्टेनेबल कंजर्वेशन पे आता है। वो किसी भी नेचुरल चीज को नेचुरल ट्रीटमेंट से ही डेवलप करना चाहते हैं, वहां पर कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट नहीं ऐड करेंगे डेवलपमेंट के नाम पर जिससे उसकी नेचुरलिटी खत्म हो जाए। तो ईवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो एक अच्छे लेवल के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काम आएगा। मगर अभी मुझे ऐसा लगता है कि ईवी अभी उस स्टेज में है जो जंगलों के रफ टेरेन को शायद नहीं झेल पाएगी। कुछ साल पहले 2-3 नेशनल पार्क में ईवी व्हीकल्स का ट्रायल हुआ था फॉर टूरिज्म पर्पस, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद जब ईवी की पावर यानी पावर अडॉप्टेशन और बढ़ जाएगा तो ये आएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि डिपार्टमेंट शायद
पहला एक ऐसा एंटिटी होगा, अगर उसको इस तरह की व्हीकल अपने फॉरेस्ट में चलाने के लिए फ्रेंडली लगता है तो वो इमीडिएट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। इस चीज़ को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बिलीव करता हूँ। हमारे यहाँ का सिस्टम स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए इतना ज़बरदस्त है कि वो कहीं भी ऐसे डिस्ट्रक्शन को नहीं देखना चाहता है जिसकी वजह से नेचर या वाइल्ड लाइफ की एक नेचुरल ऑरा खत्म हो जाए। बशर्ते वो जब तक, यानी हम मजबूरी पे नहीं चल रहे, यानी हम जिप्सी में पार्क में घूमते हैं, अगर ईवी होता, चल सकता, तो हम ईवी में पार्क में घूम रहे होते। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, बट अभी सर इसमें टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। गडकरी जी, न्यू चैलेंज अनलॉक्ड फॉर यू। 4 व्हील ड्राइव लेके आइए ईवी के अंदर। हाँ ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर। पन्ना के जंगल के बारे में मुझे बताइए, यहाँ कौन कौन से जानवर मिलते हैं, किसके लिए फेमस है? मैंने सुना है वल्चर्स की यहाँ पर कुछ बहुत स्पेशल प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये सब मुझे बताइए। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और बाकी है। दिवाली का समय है, इसलिए आपका अधिक समय न लेते हुए नेक्स्ट पार्ट में कुछ समय के बाद रिलीज़ करूँगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड, तब तक एंजॉय दिस ऑटम एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।